लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, वरना जितने मुझसे मौलवी तांग है कोई कानूनी चाराजोई करके मेरी अकेडमी अभी तक बंद करवा देते हैं। मजहब की बुनियाद के ऊपर हमने फिरकावारियत नहीं होने देनी यहाँ पे। ये आपका एनालिसिस है या नहीं, ये तो मेरे पास अंदर की रिपोर्ट भी है। हमारे पंजाब के सबसे ताकतवर बंदे ने ये मुकदमा रखा, ऑफिसर था हमारे इदारे का, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था जिसे आइन में काफिर डिक्लेयर किया गया। की वजह से मौलवी जो है वो आए दिन हमारे साथ फड्डा करते थे, तो हमने उसकी ट्रांसफर कर दी। तो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत ने उस मीटिंग में उन्हें कहा मजहब की बुनियाद के ऊपर हमने फिरकावारियत नहीं होने देनी यहाँ पे। मैं खुद जिस गली में रहता हूँ पीछे सारी क्रिश्चियंस की आबादी है। हम जिस तरह मुसलमानों पे चैरिटी करते हैं उनके लिए भी चैरिटी में हम अल्लाह का शुक्र है माल देते हैं। साद रिजवी साहब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है टीएलपी के लिए, उन्होंने डंग निकाल दिया। टीएलपी का आपने आखिरी धरना कब देखा है मुझे बताएं। अब तो उन्होंने बकायदा अप्रूव किया है, आप मरकजी शूरा की इजाजत के बगैर ना तो कोई धरना दे सकते हैं ना रोड ब्लॉक कर सकते हैं। मेरे पास अंदर की भी खबर है, अपेरेंटली भी नजर आ रहा है। अप्रैल 2025 के अंदर उलमाए कराम की फहरिस्त ने वो फतवा दिया है कि दुनिया की हर फौज के ऊपर जिहाद लाजिम हो चुका है, उसके अंदर साद रिजवी भी शामिल है। मैं आज भी ये कहता हूँ इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी को साइड पे रखें और एग्री करें दूसरी जमातों के साथ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिखें। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमारी पॉलिटिक्स में कम करनी है तो सारी की सारी मजहबी जमातों को, पॉलिटिकल जमातों को एक जगह जमा होना होगा। जो लोग समझते हैं कि हम मजलूम हैं तो ठीक है, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए चले और अपनी बारी का इंतजार करें। एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है पाकिस्तान बनते ही डोमिनेंट थी। हज्जाज इब्न यूसुफ का एक कॉल है, जो हाथ तुम्हारी गर्दन की तरफ बढ़े उसे काट दो, अगर काट नहीं सकते तो चूम लो। तुम्हारी मजहबी जमातों ने चूम लिया, उन्हें पता हम नहीं काट सकते। मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर इकबाल के बाद अगर कोई तीसरा बंदा ऐसा है ना जिसपे पूरी नेशन नाज करती है और एग्री है तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा क्योंकि जाहिर है ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, मुझे आप बताएं ना। नहीं, मैं बता देता हूं, अभी बता देता हूं सर। हूं। मेरी पॉडकास्ट के अंदर डॉक्टर परवेज हुद भाई ने कहा कि डॉक्टर कदीर खान ने कोई नहीं किया तो चाइनीज ने पाकिस्तान को बम बना के दिया। मेरी पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको लिंक भेजूंगा। परवेज हुद भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, नहीं जेब नहीं देता कि ये बात करें। माजरत के साथ इस मौके पे आके हुद भाई से मैं कहूंगा कि आप मौलवियों से भी नीचे गिर गए। अगर फलस्तीन को अलग रियासत मिल जाती है और हमारे लाखों भाइयों का खून महफूज हो जाता है, इसके अगेंस्ट दुनिया के मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करें, तो हमें तो अपने मुसलमान भाइयों की जान बचानी चाहिए। तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो लफ्ज यहूदी है इसको अमूमी तौर पे गाली के तौर पे देखा जाता है। बहुत एक्सट्रीम सेंटीमेंट्स होते हैं लोगों को इस लफ्ज को लेकर। गाली क्यों बना दिया गया इस लफ्ज को? सलाउद्दीन अयूबी को फाइनेंस किसने किया था? क्रिश्चियंस के खिलाफ। सरकार ये कैमरा आपका अगर बोझ उठा सकता है ना, सलाउद्दीन अयूबी को फाइनेंस यहूदियों ने किया था। तो सलाउद्दीन अयूबी तो आज हमारा हीरो है, उसने तो यहूदियों से मदद ली हुई है। मोहसिन दावर साहब आए हुए थे हमारी पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जितने मुसलमान यहाँ पर आए इससे ज्यादा तो हम हिंदुस्तान में छोड़कर आ गए। आज की डेट में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल है उसको देख के तो मेरा ख्याल अब ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। ये तो 2000 के बाद का फिनोमेना है, पहले तो काफी सेकुलर माइंडसेट नजर आता है आपको 47 ऑनवर्ड। मेरे भाई अगर 47 के वक्त ये सूरत हाल नहीं थी तो महात्मा गांधी को किसी मुसलमान ने कत्ल किया, एक हिंदू ने कत्ल किया और उसका ताल्लुक हिंदुत्व से था कि इंडिया डिवाइड क्यों हो गया। जिन्ना ने कैसा एनविजन किया था पाकिस्तान को द वे इट इज राइट नाउ, मेरा नहीं ख्याल इस तरह का पाकिस्तान वो चाहते होंगे। तो फिर उन्होंने क्या चाहते हैं आप ही बोले ना कुछ। कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूजन नजर आती है। क्या इस्लाम की तजुर्बा का बनाना चाहते थे, एक सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे, क्या ये एक ब्रिटिश प्रोजेक्ट था जो कि बादशाह खान कहते हैं? इतना मुश्किल सवाल है, मैंने इसका जवाब दिया तो फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं हंगामे के डर की वजह से जवाब देने से पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि आपने इसको टॉपिक बनाया। देखें, अली भाई, अमूमी तौर पे मैं कोई तमहीद नहीं बांधता, बहुत डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मौजू ऐसे कि ज़रा सी मुझे कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्ड करना होगा। मोहसिन दावर साहब आए हुए थे हमारी पॉडकास्ट में भी पब्लिश हुई है रिसेंटली, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जितने मुसलमान यहाँ पर आए इससे ज़्यादा तो हम हिंदुस्तान में छोड़कर आ गए। और उसके अलावा मैं अपने इर्द गिर्द भी नौजवानों को देखता हूँ, वो क्लॉड से, जेमिनाई से, चैट जीपीटी से, ग्रॉक से ना इस तरह के सवालात पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों थी। ज़ाहिर एक तारीख भी हमें नज़र आती है, अकबर के दौर के अंदर भी आपको नज़र आता है कि उनके कैबिनेट के अंदर हिंदू भी मौजूद हैं, सिख भी मौजूद हैं, शिवाजी महाराज हो के रंजीत सिंह, एक आपको 1857 तक कम अज़ कम जो है मजहबी हमांगी नज़र आती है। 57 1857 की जंग आज़ादी है, उसके अंदर भी हमें नज़र आता है कि मिलकर जंग लड़ते हैं। फिर क्या ज़रूरत थी कि 47 के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है हिंदुस्तान को? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाहिद भाई, आपको हमारी अकेडमी में वेलकम है। आज की सूरत हाल में तो बड़ी आसानी के साथ हम माजी में जाके देख सकते हैं पाकिस्तान बनने के बाद के हालात जो हुए, मुसलमानों का जीना मुहाल किया है उन्होंने। ये डिसीजन कर सकते हैं कि उस वक्त जो पार्टीशन का डिसीजन था वो बिल्कुल दुरुस्त था और वो एक दिन में फैसला नहीं हुआ था। बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह ताला सबसे ज्यादा हामी थे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के। इनिशियली उन्होंने कांग्रेस ही ज्वाइन की थी। उसके बाद उनको आइडिया हुआ कि कांग्रेस जिस तरफ इस पूरे के पूरे मामले को लेके जा रही है उसके बाद मुसलमानों के लिए यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। मुसलमान उस वक्त भी माइनॉरिटी में थे, आज भी अगर आप कंबाइन कर ले तब भी माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में अब भी मौजूद नहीं है। आज की डेट में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल है उसको देख के तो मेरे लिए अब ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। बाकी जो चंद एक पॉइंट्स उठाते हैं, ओवरऑल बिगर पिक्चर में चीज़ों को नहीं देखते, तो फिर आपको चंद एक जगहों पे कुछ
ड्रॉबैक्स भी नजर आएंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त कम से कम 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के वो तो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, एज कंपेयर टू 18-20 करोड़ अवाम जो है वो इंडिया के। ये तो 2000 के बाद का फिनोमेना है, पिछले 20-25 साल का फिनोमेना है, ये जो हिंदू फैशिज्म का है। उससे पहले तो काफ़ी सेकुलर माइंडसेट नज़र आता है आपको 47 ऑनवर्ड्स। कांग्रेस का वहाँ पे, वहाँ के आपके प्रेसिडेंट्स देखें तो मुस्लिम्स आते रहे, उनकी मिलिट्री के अंदर मुस्लिम्स रहे। ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि 47 में पता था कि सन 2000 के बाद भारत के अंदर जो है इस तरह के लोग आ जाएंगे। स्पेशली 1857 के बाद का जो टाइम है उसके अंदर आपको 3 ग्रुप्स नज़र आते हैं, जो जब हम डिवाइड की तरफ आ रहे हैं कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है किस वजह से हम लोग डिवाइड की तरफ, ये वही था कि एक तरफ आपको मुस्लिम आइसोलेशनिस्ट नज़र आते हैं, मदरसा बरेलवी साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट है कि आप जो है वो लॉयलिस्ट भी हैं, लेकिन आपने तालीम भी हासिल नहीं करनी है गोरों की, और बस अपने आप को एक आइसोलेशन के अंदर ही रखना है। फिर आपको सर सैयद अहमद खान नज़र आते हैं, वो एजुकेशन की बात करते हैं। सियासतदान आपको नज़र आते हैं, वो बात करते हैं फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के बनने की। और उसके साथ-साथ आपको एक हद तक जो है वो आर्म्ड स्ट्रगल भी नज़र आती है, फ़कीर ऑफ एपी नज़र आते हैं, पीर बगारा नज़र आते हैं। ये सारे ग्रुप्स एग्ज़िस्ट कर रहे थे। क्या उस वक़्त से ही डिवाइड मौजूद था, जो कोई पाकिस्तान के अंदर 47 ऑनवर्ड्स मुख्तलिफ तबकात के अंदर डिवाइड नज़र आया, क्योंकि उसकी बुनियाद के अंदर वो डिवाइड मौजूद था? डिवाइड मौजूद था। पिछली बात को मैं मज़ीद रिबटल करूँ, जो आपने कहा ना कि 47 के वक़्त ये सूरत-ए-हाल नहीं थी। मेरे भाई, अगर 47 के वक़्त ये सूरत-ए-हाल नहीं थी, तो महात्मा गांधी को किसी मुसलमान ने कत्ल किया है? एक हिंदू ने कत्ल किया है ना। किस बुनियाद के ऊपर किया है? कि इंडिया डिवाइड क्यों हो गया? इस बुनियाद के ऊपर किया, और उसका ताल्लुक हिंदुत्व से था। आप क्या समझते हैं, ये अचानक जो है वो बीजेपी सामने आ गई है? ये आरएसएस वो लोग हैं, ये 2025 में 100 साल हिंदुत्व के पूरे होने वाले हैं। इन्होंने अपने महात्मा को कत्ल किया हुआ है उस ज़माने में। तो वो कांग्रेस चूँकि डोमिनेंट थी, ये चीज़ें दब गई थी, लेकिन एक ना एक दिन ये निकलनी थी। रही जो मुसलमानों की आपस की डिवीज़न की आपने बात की, बिल्कुल मौजूद थी। अहमद बरेलवी साहब एक अलग मामले में खड़े हुए थे, लेकिन वो भी मुसलमानों के 2 मुल्कों के हक में थे। बरेलवी मकतबा फ़िक्र 100% हामी था सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न का। अहमद रज़ा बरेलवी जी, अहमद समेत बरेलवी साहब, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो देवबंद मदरसा है। वो हामी नहीं थे। उनमें सिर्फ 2 बंदे हामी थे, अशरफ थानवी और शबीर अहमद उस्मानी। इसीलिए आज बरेलवी मकतबे फ़िक्र के लोग जब किताबें लिखते हैं ना, बाकायदा एक किताब उन्होंने लिखी है मुखालफीन पाकिस्तान, और वही चीज़ पब्लिक में आम हुई हुई है। वो डोमिनेंट है अपनी तादाद के एतबार से, और वो बताते हैं कि देवबंद कहते हैं ये मुखालफीन पाकिस्तान है। इन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की हुई है कांग्रेस ने, और कांग्रेस तो आज भी सेकुलरिज्म का नारा लगाती है। तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र जो सबसे बड़ा मकतबा फ़िक्र है, वो तो इसको कैश करवाते हैं। इवन मौदूदी साहब को इसकी वजह से गालियां देते हैं वो। हालांकि मौदूदी साहब पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आ गए थे, और उन्होंने फिर इसको एक्सेप्ट किया, और फिर करारदाद मुकासद जब हुई तो मौदूदी साहब ने कहा कि आज रियासत पाकिस्तान ने कलमा पढ़ लिया है। इससे पहले मौदूदी साहब मोहम्मद अली जिन्ना की इस स्ट्रगल के खिलाफ थे, और वो उनको कोई मुसलमानों के पेशवा के तौर पे नहीं मानते थे। पॉलिटिकल लीडर तो मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि पेशवा नहीं है, पेशवा इस किस्म के नहीं होने चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उनकी एक्सेप्टेंस का लेवल देखें कि रेडियो पाकिस्तान से उनके लेक्चर्स आते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे इसको पॉलिटिक्स में एक्सेप्टेंस दी, और बावजूद इसके कि वो खिलाफत मलूकियत लिख के औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे, सैयदा आयशा के मुकाबले पे सैयदना अली को वो सपोर्ट करते थे, फिर भी फातिमा जिन्ना को उन्होंने सपोर्ट किया सदर अयूब के मुकाबले पे कि वो डिक्टेटर है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करने वाली है। इसी तरीके से अहले तशय्यो पाकिस्तान बनने के हक में थे और सपोर्ट करने वाले थे। मोहम्मद अली जिन्ना की खुद भी रूट्स जो हैं वो शिया के साथ मैच करती थी, लेकिन अहले सुन्नत को पसंद करते थे। उनका जनाजा जिस बंदे ने पढ़ाया वो देवबंद मकतब से थे, शबीर अहमद उस्मानी साहब। रह गए ये जितने पीर फ़कीर थे जो गद्दियाँ चला रहे थे, वो तो सारे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ही थे वैसे ही। और उनमें डोमिनेंट जो पर्सनैलिटी थी वो पीर मेर अली शाह साहब की थी। वो तो 1937 में फ़ौत हो गए, और उनसे पहले 1921 में अहमद बरेलवी साहब फ़ौत हो गए। ये सब वो लोग थे सूफ़ी टाइप जो लोग, वो ऑलरेडी पाकिस्तान बनने के हक में थे। ठीक है सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज़ कहा जाता है, जो अमूमी तौर पे आपने भी सुना होगा, कि रिलीजियस क्लास जो कहती है कि हम उनके बारे में कहा जाता है कि हाँ, ये इन लोगों का तो कोई रोल नहीं है पाकिस्तान बनाने के अंदर, ये तो सियासतदानों ने या पॉलिटिशियंस ने बनाया था। और आपकी ने जो पूरे का पूरा अपना केस बिल्ड किया वो यही है कि सियासतदान प्लस रिलीजियस क्लास जी, जी दोनों थे। की कोलैबोरेशन के जी, जी, साथ बिल्कुल था, पाकिस्तान बना। बिल्कुल था। तो फिर तो ये कोलैबोरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए थी 47 ऑनवर्ड्स, जबकि हमें नज़र आता है कि अमूमी तौर पे जो मज़हबी लोग हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब चल गए, सियासतदान भी गए। आप इसमें कोलैबोरेशन इनकी क्यों कम हो कब गए? गए जी एस्टेब्लिशमेंट के करीब? 70s के अंदर आप आते हैं तो जो पूरी पूरी एंटी 70s में ना भुट्टो, पहुँच जाए भाई, 47 के बाद 30 साल लगे हैं। सर 53 हाँ। के अंदर जो फसादात हुए थे वो किस लिए हुए थे? वो भी तो एक पॉलिटिकल रीजनिंग से स्टार्ट होने के बाद एक सबसे डोमिनेंट जो मज़हबी प्लेटफ़ॉर्म था वो जमात इस्लामी का था, सबसे ऑर्गेनाइज़्ड जमात। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम वो बाद में बनी है, मौदूदी साहब के दुनिया से चले जाने के बाद। ज़ाहिर है इसीलिए उन्होंने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया था अयूब खान के मुकाबले पे। अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना होते, तो सदर अयूब को सपोर्ट कर रहे होते। ये मज़हबी जमातों का सारा मामला हुआ अमेरिका और रशिया की कोल्ड वार की वजह से, जब एक जिहादी एलिमेंट आया और एक मज़हबी किस्म का बंदा जिसका ताल्लुक देवबंद फ़िरके से था, ज़ियाउल हक, वो हुकूमत में आ गया एक गलत तरीके से कब्ज़ा करके, और इलेक्टेड पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा के मार्शल लॉ लगा दिया, उनको जेल में डाल दिया, केस बनाया, उनकी फांसी तक बात चली गई। उस वक़्त अमेरिका सपोर्ट कर रहा था चूँकि ज़ियाउल हक को।
तो वो स्ट्रांग हो गया यहाँ पे। उसने देखा कि अगर हमने अफ़गान वार जीतनी है, उसके लिए हमें फ्यूल तो चाहिए पाकिस्तान की अवाम का, तो मज़हबी एक डोमिनेंट जज़्बा है जिसके ज़रिए आप लोगों को उभार सकते हैं। तो उस वक़्त जो अमेरिका है वो भी मज़हबी तबके को सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे। और उस वक़्त के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे अमेरिका के, आप उनकी तकरीर सुने तो वो तो उभार रहे थे कि रशिया वाले जो हैं ये डिनायल ऑफ गॉड करने वाले हैं और हम गॉड में बिलीव करने वाले हैं। कुरान के नुस्खे अमेरिका ने प्रिंट करवा के वहाँ पे तक़सीम किए। ज़िया उल हक साहब की उस वक़्त की तकरीरें मौजूद हैं, कोई मौलवी उस किस्म की तकरीर नहीं कर सकता। वो जो हम सो कॉल्ड जिहाद के ईंधन में झोंके गए, उस दौरान आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो मौलवी ऊपर आए, वो मौलवियों को यूज़ किया गया। ये बात आपकी दुरुस्त है कि मज़हबी तबके ने ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। उसके पीछे रीज़न ये थी कि इनको वैसी एक्सेप्टेंस नहीं मिली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को मिली। यानी अगर आप कंपेयर करें भुट्टो साहब को मौदूदी साहब से, तो भुट्टो साहब की फ़ेम का लेवल बहुत ऊपर था। तो जमात इस्लामी ने उस वक़्त तक तो नज़रियाती सियासत की जब तक मौदूदी साहब ज़िंदा थे। उसके बाद इन लोगों ने देखा कि हम उस तरीके से तो नहीं पॉलिटिकल जमातों को हरा सकते, तो हम एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको कभी अपने निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उस ज़माने में जब ये डोमिनेंट थे। और आईजीआई बनवा दी और उसके साथ फिर बाद में अलहदा हुए, लेकिन सपोर्ट उन्हीं को साथ करते रहे। आप ही कह रहे हैं कि जो आपकी मज़हबी जमातें थीं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा रेज़िस्ट किया। इसका मतलब है कि उनकी एक स्ट्रीट पावर भी मौजूद थी, जिसके थ्रू वो उसको कंटिन्यूअसली रेज़िस्ट कर सकते थे। हमें नज़र आता है कि उन्होंने उस स्ट्रीट पावर को यूज़ किया मज़हबी मुनाफ़रत के अंदर। हमें नज़र आता है कि लाहौर के अंदर अगर वो जिस स्केल के ऊपर उन्होंने फ़सादात किए थे 53 के अंदर, उस स्केल के ऊपर अगर ये जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट भी किस उतनी। टॉपिक के ऊपर की सर है? 1953 के अंदर ख़त्म नबूवत के मामले जी, भी जी, तो कहते हैं, आपको लेकिन उसके पीछे चैप्टर को खोलेंगे तो फिर पता उस चलेगा ना कि रीज़न क्या था। सर ज़फ़रुल्लाह के खिलाफ बुनियादी तौर पे वो मुहिम थी, जिसको मज़हबी रंग दिया गया था। क्योंकि सर ज़फ़रुल्लाह खान जो हैं, वो मुसलमानों का या उस वक़्त जो भी पाकिस्तान का मुकदमा था, वो इंटरनेशनली कंटेस्ट कर रहे थे। इस वहाँ से स्टार्ट हुआ तो उनको इन पे रिज़ाइन करना पड़ा। अब आप कह दें कि वो ख़त्म नबूवत का मसला था, तो नहीं, वो ख़त्म हमारी नबूवत मर्ज़ी का है। मसला तो था। देखें, वही बात है ना कि मैं इसलिए आपकी ज़ुबान से सुनना चाह रहा था। आपने जब पहली दफ़ा भी 1953 की बात की तो आपने मेंशन नहीं किया कि रीज़न क्या बनी थी। ख़त्म नबूवत का इश्यू तो ज़ाहिर है 1908 में ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल अपने अंजाम को पहुँचा। उस वक़्त से लेकर पाकिस्तान बनने तक, चूँकि हम अंग्रेज़ों के अंडर थे, उस वक़्त भी लोगों ने मुखालफत की, कुफ़र के फ़तवे उसी वक़्त ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर आ चुके थे। लेकिन हुकूमत चूँकि अंग्रेज़ों के पास थी, तो ज़ाहिर है कि वो तो एक सेकुलर गवर्नमेंट थी। जब पाकिस्तान बना, तो उसके बाद ज़ाहिर है मेजॉरिटी तो ज़ाहिर है वो थी कि जो उनको काफ़िर समझते थे, हम भी उनको काफ़िर समझते हैं। बाकी उनको भी जीने का हक है, वो भी अपनी इबादत गाहों में जाएँ, उनको भी जॉब्स मिलनी चाहिए। हमारा जो उनसे इख्तिलाफ़ है, वो एक अकीदे का इख्तिलाफ़ है, वो रहेगा, वो अपनी जगह मौजूद है। तो उस वक़्त हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने कोशिश की कि इन चीज़ों को किसी तरीके से दबाया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मसला ना उठाया जाए। ख़त्म नबूवत का मसला तो बहरहाल एक क्रिटिकल मसला था। जब हमने एक अलग से मुल्क हासिल किया, उस मुल्क हासिल करने में उन लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो लोग बाद में 1974 के अंदर काफ़िर करार दिए गए। ज़ाहिर है पाकिस्तान बनाने वाले तो वो लोग नहीं थे। पाकिस्तान चंद इंडिविजुअल्स का तो ज़ाहिर है अपना-अपना इंडिविजुअल का रोल देखें, होगा। इंडिविजुअल में देखा जाए तो मैं हिटलर को भी क्रेडिट दूँगा। उसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन कमज़ोर हुई ना। बाकी ज़ाहिर है ख़त्म नबूवत का मसला एक बहुत बड़ा मसला था। मुसलमानों ने एक मुल्क हासिल किया और ज़ाहिर है मुसलमानों के बुनियादी अक़ायद में अक़ीदे ख़त्म नबूवत शामिल है। और फिर हम जहाँ से सारी रोशनी हासिल करते हैं खुलफ़ाए राशिदीन के दौरे हुकूमत से, तो उन्होंने तो इस मसले को इतना सेंसिटिव लिया है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ बाकायदा जंग लड़ी है सैयदना अबू बकर ने। तो शुक्र करें कि हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। अदरवाइज़ अगर उस लेगेसी को देखा जाता ना, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो कुछ होना चाहिए था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया। तो वो फ़सादात स्पेसिफिकली ख़त्म नबूवत के मसले की वजह से हुए थे। वो वाली मज़हबी जंग नहीं थी कि जो आप उसको मज़हबी जंग बना के पेश करें। जो बुनियादी वजह थी ना मेरा सवाल करने की, वो ये नहीं थी कि सही या गलत के ऊपर। इसका मकसद ये था कि कैपेसिटी थी मज़हबी जमातों के अंदर कि वो अगर चाहते हैं तो बहुत मैसिव स्केल पे प्रोटेस्ट्स कर सकते हैं। ये कैपेसिटी आपके पास है 53 के अंदर। तो क्यों उसके बाद लगातार पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल सर्कस चलता रहा है, उसके बाद डिक्टेटरशिप आती रही, इतनी पावरफुल स्ट्रगल आप कर सकते हो, तो कैपेसिटी आपने बाद में उन मज़हबी जमातों ने उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई, अयूब के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई, या वो जो पूरी की पूरी एक लिस्ट दिखाई हमारे ना, लेकिन सामने है। ज़ाहिर है कि वो डोमिनेंट थे ना। एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है पाकिस्तान बनते ही डोमिनेंट थी। जनरल ग्रेसी ने मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं मानी थी। बाकियों की क्या औकात है मुझे बताएं। तो वक्त के साथ साथ मजबूत हो गए। असल जो कैंसर आपको लगा है वो मार्शल्ला है सदर अयूब का। उसके बाद से फौज को नजर आया कि हम मजबूती से यहाँ पे मामला चला सकते हैं। तो हज्जाज इब्न यूसुफ का एक कॉल है कि जो हाथ तुम्हारी गर्दन की तरफ बढ़े उसे काट दो, अगर काट नहीं सकते तो चूम लो। तो हमारी मजहबी जमातों ने चूम लिया, उन्हें पता हम नहीं काट सकते, तो ये वजह थी। बहरहाल मैं भी समझता हूं कि अगर वो मजहबी जमातें स्ट्रीट पावर के जरिए खड़ी रहती तो भी शायद कोई कामयाबी हासिल ना होती, क्योंकि जिसके हाथ में बंदूक है ना वो ताकतवर है। पाकिस्तान में उनकी डोमिनेंसी है, उससे मजीद फसाद खड़ा होना था। मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल में बिलीव करता हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रगल होनी चाहिए थी, बजाय ये कि मजहबी जमातें एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन के नवाज शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमत गिराते हैं और ये आपस में भी एक दूसरे की हुकूमतें गिराते हैं। उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी
चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिखा जाता तो मुल्क की सूरत हाल आज ऐसी ना होती। मैं आज भी ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी को साइड पे रखें और एग्री करें दूसरी जमातों के साथ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिखें। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमारी पॉलिटिक्स में कम करनी है तो सारी की सारी मजहबी जमातों को, पॉलिटिकल जमातों को एक जगह जमा होना होगा। अगर ये सारी एक जगह जमा नहीं होंगी और डोमिनेंट इनमें से कोई ऐसी जमात है जो जाके एस्टेब्लिशमेंट की भी टीम बन जाएगी, तो फिर ये दोबारा से ये सर्कल इस तरीके से चलता रहेगा। तो इस वक्त जो लोग समझते हैं कि हम मजलूम हैं, तो ठीक है, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम के साथ चलें और अपनी बारी का इंतजार करें। ये एक दिन में मसला हल होने वाला नहीं है। सर, चूंकि आपने हज्जाज बिन यूसुफ का जिक्र कर दिया, इस वजह से हम लोगों ने जो टेक्स्ट बुक वर्जन ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री देखा, उसमें लिखा हुआ है एक जगह पे कि 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पहला पाकिस्तानी था। फिर ज़ाहिर है, अब जब हम लोगों ने बाद में डिटेल में हिस्ट्री देखी तो हमें नज़र आया 3 वर्जन है। आप बता सकते हैं कौन सा सही वर्जन? एक है कि हाँ, वो कज़ाक थे, हमले करते थे, उस वजह से जो है दाहिर की खिलाफ वो जिहाद करने के लिए आए थे। दूसरा वर्जन है कि सादात को कत्ल करने के लिए आए थे। तीसरा वर्जन है कि एक अमीर मुल्क था हिंदुस्तान, उस पर कब्जा करने के लिए आए थे। आप किस वर्जन के साथ एग्री करते हैं? सादात वाला वर्जन जो है वो स्ट्रांग है। जो आपने कहा ना कि सोने की चिड़िया थी सब कॉन्टिनेंट, ये वाला वर्जन बाद में अप्लाई होता है महमूद गजनवी और बाकी लोगों के ऊपर। इवन हमारे आबाउजदाद के ऊपर, मैं मुगल खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, तो ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लाम की खिदमत करने तो नहीं आया था, मुसलमानों से हुकूमत उसने छीनी, वो खुद भी मुसलमान था। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम वाला जो फैक्टर है, वो ज़ाहिर है इस्लाम के साथ उसका लेना देना नहीं था, वो सादात के साथ ही था। वो पहले पाकिस्तानी थे। टेक्स्ट नहीं, बुक पाकिस्तानी कहाँ से है भाई, वो अरबी पाकिस्तान थे। और देखें उनके साथ खुद क्या हुई है, पीछे खिलाफत चेंज होगी ना। पहले वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है वो खलीफा था, उसने हज्जाज इब्न यूसुफ को गवर्नर लगाया हुआ था हिजाज का, बल्कि उसके वालिद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने लगाया हुआ था। वो अचानक मर गया और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है वो खलीफा बना। उसने हज्जाज इब्न यूसुफ को भी ज़िंदान में डलवा दिया और उसके जितने चाहने वाले थे सबको ज़िंदान में डलवाया और उस जुल्म का खात्मा हुआ। और बाद में फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उनके बाद खलीफा बने, उन्होंने तो फिर बनु उमैया की सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया। 45-46 में अब हम देखते हैं, अगर आप होते उस वक्त और आपके सामने आइडिया ऑफ पाकिस्तान होता, तो आपके ख्याल से जिन्ना ने कैसा एनविजन किया था पाकिस्तान को द वे इट इज़ राइट नाउ? मेरा नहीं ख्याल इस तरह का पाकिस्तान वो चाहते होंगे, तो फिर उन्होंने क्या क्या चाहते पाकिस्तान। हैं? आप भी बोले ना कुछ, मैं तो फिर रिपीट अच्छा, कर मेरे दूँगा। मेरे ख्याल से जो है वो एक तरफ हमें नज़र आता है कि 11 अगस्त की स्पीच है, बहुत ज़्यादा सेकुलर तबका पाकिस्तान के अंदर उसको कोट करता है। हमें उनके एक्शन नज़र आते हैं। इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कहते हैं कि वो होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, एक ही उन्होंने ऑर्डर दिया था अपैरेंटली, और वो इस हवाले से था। तो कहीं न कहीं मुझे कन्फ्यूजन नज़र आती है कि शायद वो भी क्लियर नहीं थे कि वो क्या इस्लाम की तजुर्बा का बनाना चाहते थे, एक सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे, क्या ये एक ब्रिटिश प्रोजेक्ट था जो कि बादशाह खान कहते हैं? ऑब्वियसली कन्फ्यूजन है, देयर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। इतना मुश्किल सवाल है, मैंने इसका जवाब दिया तो फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं हंगामे के डर की वजह से जवाब देने से पीछे नहीं हटूँगा, चूँकि आपने इसको टॉपिक बनाया है। देखें, जो आज हमारे उलमा या ऑर्थोडॉक्स मज़हबी तबका बात कर रहे हैं ना कि मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान ये वाला पाकिस्तान था, वो प्ली लेते हैं 1930 के इलाहाबाद के खुतबे से। उसमें वाक़ई पॉलिटिकल वर्जन ऑफ इस्लाम की बात की हुई है डॉक्टर इकबाल ने, कि जिस तरह बाकी दुनिया में निज़ाम चल रहे हैं, मुसलमानों का भी एक पॉलिटिकल निज़ाम है और वो हुकूमती लेवल के ऊपर होना चाहिए। ज़ाहिर है कि वो उसको खुलफ़ाए राशिदीन से देख रहे थे। अगरचे डॉक्टर इकबाल बनु उमैया, बनु अब्बास, सल्तनत उस्मानिया की हुकूमतों को इस एतबार से तो सपोर्ट करते थे कि वो मुसलमानों की हुकूमतें थी, लेकिन दूसरी तरफ एम्पीरियलिज़्म उनको मानते थे। इतनी सख्त बात उन्होंने अपने खुतबात में कही है कि अगर अल्लाह ताला हमें यहाँ पे एक अलग मुल्क दे, तो अरब एम्पीरियलिज़्म का दाग जो हमारे चेहरे पे लग गया है खुलफ़ाए राशिदीन के बाद, हम उसको धोकर इस्लाम की सही पिक्चर वेस्ट को बता सकते हैं। इसका मतलब है कि वो सुलह हसन के बाद से जितनी हुकूमतें हैं मुसलमानों की, उनको एम्पीरियलिज़्म कहते थे। अब ये एक बहुत बड़ी अदबी गाली है एक मुसलमान के लिए कि उसे एम्पीरियलिज़्म कहा जाए। ज़ाहिर है नबी इस्लाम तो इन चीज़ों के खिलाफ थे। तो यहाँ तक तो डॉक्टर इकबाल बिल्कुल उसकी मुखालफत करते थे। पाकिस्तान को वो इस एतबार से देखते थे कि हम खुलफ़ाए राशिदीन के निज़ाम के ऊपर यहाँ पे सिस्टम को बनाएँ, ये वो उनकी ख्वाहिश थी। 1938 में वो फौत हो गए। अब जो करारदादे पाकिस्तान है, लाहौर रेज़ोल्यूशन जहाँ पे आज मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, मिंटो पार्क था जो, वहाँ पे जो करारदाद मंजूर हुई है ना, उस पूरी करारदाद में इस्लाम का लफ्ज़ ही कोई नहीं है। मुसलमान की बात हुई है, टू नेशन थ्योरी की बात हुई है। और 1940 में चूंकि डॉक्टर इकबाल जिंदा नहीं थे, इसलिए वो पॉलिटिकल इस्लाम वाला फैक्टर उसमें आपको नजर नहीं आएगा। वहां पे टू नेशन थ्योरी नजर आएगी कि ये नेशन स्टेट बनने जा रही है। लेकिन यह भी हकीकत है कि चूंकि मुस्लिम जो नेशन है उसकी बुनियाद इस्लाम के ऊपर ही होगी, इससे तो हट सकते नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम की बात उस पूरी करारदाद में नहीं हुई भी, और ये करारदाद भी 3 दिन तक ये जलसा होता रहा था, 22, 23 और 24 मार्च को। बाद में 23 मार्च इसे डिक्लेयर किया गया, वरना इसको 24 मार्च डिक्लेयर करना चाहिए था। चूंकि 23 मार्च जो है वो यौम जमहूरिया था, उसे डाइल्यूट करने के लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ना
उसका तो जनाजा ही निकाल दिया और 23 मार्च ये कर दिया। ये वो मुतालिया पाकिस्तान है जो ओरिजिनल मुतालिया पाकिस्तान है, हमें पता है भाई। उस जमाने में हमें नहीं पता था, लेकिन बाद में आसमा जहांगीर, नजम सेठी, इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके जरिए हमें ये सारा पता चलना शुरू हुआ कि हमारे साथ किस लेवल का धोखा किया गया है। तो ये पाकिस्तान एक नेशन स्टेट थी। बाकी जो 11 अगस्त की तकरीर है 1947 की, पाकिस्तान बनने से ऑलमोस्ट 3 दिन पहले, ज़ाहिर है उस वक्त मुस्लिम लीग को तो कामयाबी हासिल हो गई थी और प्रेसिडेंट की हैसियत से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तकरीर की। वो भी आप तकरीर पूरी देखें तो वो इस्लाम के उसूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एतबार से बात हुई है कि हम मसावात यहाँ कायम करेंगे और तमाम मज़हब के रहने वाले लोगों को यहाँ मजहबी आज़ादी होगी, जो आज के सेकुलर्स पेश करते हैं। तो भाई जिसको आप सेकुलर स्टेट समझते हैं वो तो इस्लाम है। इस्लाम तो कहता है कि इस्लामिक स्टेट के अंदर कोई गिरजा नहीं गिराया जाएगा, कोई हिंदुओं की इबादतगाह नहीं तोड़ी जाएगी, उन्हें भी हक हासिल होगा कि वो वहां पे इबादत करें। नबी इस्लाम ने जो बुत कदे खत्म किए हैं वो हरम की सरजमीन में किए हैं। बाकी जो अफगानिस्तान में इन्होंने किया और बुद्धा के उस टेंपल को तोड़ा, तो इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है, वहां से आप प्ली नहीं ले सकते, वो सिर्फ हरम के लिए है। पाकिस्तान में भी देखें कितने यहाँ पे मंदिर मौजूद हैं, चर्चेज मौजूद हैं और मुसलमान को एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके साथ। मैं खुद जिस गली में रहता हूँ उससे पीछे सारी क्रिश्चियंस की आबादी है और क्रिश्चियंस आते हैं हमारे पास। हम जिस तरह मुसलमानों पे चैरिटी करते हैं, उनके लिए भी चैरिटी में हम अल्लाह का शुक्र है माल देते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी ये कहना कि उस वक्त नारा लगता था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो सही लगता था ना। टू नेशन थ्योरी में आप मुसलमानों को उनके जज्बात को उभारने के लिए यही बात करेंगे ना, कलमे की बुनियाद के ऊपर। ज़ाहिर है इस्लाम तो दीन तौहीद है, बुनियाद तो यही थी उसकी। इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान में इस्लामिक सेकुलरिज्म उसी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और इस तरह का जो सेकुलरिज्म है उसको तो हम पसंद करते हैं कि तमाम मुकादमे फिक्र के लोगों को भी आज़ादी होनी चाहिए। किसी मजहबी जमात की हुकूमत इस एतबार से ना आए कि वो किसी फिरके की जमात हो। जमात इस्लामी को मैं समझता हूँ कि वो किसी फिरके की जमात नहीं है, उसमें तमाम मुकादमे फिक्र के लोग मौजूद हैं, उनमें इतनी टॉलरेंस है। उनकी मसाजिद में आप जिस तरीके से मर्जी नमाज पढ़ें, आपको कोई तीखी नज़रों से नहीं देखेगा। बाकी जो हमारी जितनी जमातें हैं वो ज़ाहिर एक एक फिरके को लेकर चल रही है। TLP बरेलवी फिरके को लेकर चल रही है, JUI जो है वो देवबंदी फिरके को लेकर चल रही है। अहले हदीस की जो जमात है, जमीयत अहले हदीस, उनका इत्तेहाद जो है नून लीग के साथ है, लेकिन बहरहाल वो ज़ाहिर एक अहले हदीस मकतब फिक्र को लेकर चलते हैं। तो मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं कि किसी मजहबी जमात की हुकूमत आए। इससे बेहतर यह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, हमें जीने का हक देंगे। इससे बेहतर है PTI की गवर्नमेंट आ जाए, हमें जीने का हक देंगे। नून लीग की हुकूमत आ जाए, हमें जीने का हक देंगे। और अगर कोई मजहबी जमात आनी है गवर्नमेंट में, तो मैं सपोर्ट करूंगा जमात इस्लामी को, जिनमें टॉलरेंस भी मौजूद है, उनमें कॉम्पिटेंसी भी मौजूद है हुकूमत चलाने की। मेरी आदत नहीं, मैं काटता नहीं हूँ बात को, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में हैं जो मैं जी चाहता जी हूँ कि करें। उसको कंटिन्यू करें। अब मैं मुख्तसर जवाब दूंगा, मैंने अपनी डॉक्ट्रिन क्लियर कर लिया है, अब मुझे ठीक है। बेफिक्री है। अब देखिए आप करेंगे आप मुख्तसर